साथियों, आज एक हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का ये जो टॉपिक होने जा रहा है, तो वो ये है कि हम इस पूरे वीडियो में ये जानेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम में बीपीएससी जो टीआरई 3.4 एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें जीएस का पार्ट आएगा जो आपका 40 नंबर का रहेगा। उस 40 नंबर में आप जानते हैं कि इसमें कुछ 5 सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं करंट अफ़ेयर होता है, 8 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से मैथ का 8, साइंस का 8, मॉडर्न हिस्ट्री और लास्ट में आपका 8 नंबर का यानी 8 प्रश्न 8 नंबर की ज्योग्राफी के आते हैं। अब ये ज्योग्राफी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में एक संशय होता है कि सर ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, किन-किन चीज़ों को पढ़ें, कैसे एनसीईआरटी पढ़ें कि फैक्ट पढ़ें कि क्या करें? तो ज्योग्राफी पढ़ने में 2 समस्याएँ जो सबसे मेन अहम आती है कि सर फैक्ट पढ़ें या इसके जो है जो थ्योरी होते हैं। अब इन दोनों में अंतर समझिए या इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ये। तो अब दोनों में अंतर समझिए। फैक्ट का मतलब ये है जैसे मैं बोलूँ कि भारत के बताइए पड़ोसी देश कितने हैं? ये फैक्ट हो गया, ठीक? कि बताइए क्या ये नदी यमुना नदी का जो है ये ब्रांच है, ये फैक्ट हो गया। मैं पूछूँ इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? ये फैक्ट हो गया। यानी जो डाटा के फॉर्म में होता है, इसे फैक्ट बोला जाता है। अब थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिससे मैं ये बोलूँ कि बताइए जो है क्या कहते हैं, अच्छे उत्पादन क्या होता है? ठीक? और जैसे मैं पूछ लूँ बताइए जो है ज्वार-भाटा क्या होता है? तो ये जो डेफिनेशन या कॉन्सेप्चुअल टाइप होते हैं, इन्हें थ्योरी बोला जाता है। अब हमको ये पता करना है कि सर फैक्ट जो वन डे एग्ज़ाम होता है, याद रखिए जो वन डे यानी एसएससी, बैंक, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, उसमें ज़्यादातर फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं। और हम जब टीचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल के बारे में क्या उसका रूपरेखा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए फैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि थ्योरी या कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का जो मुख्य हमारा केंद्र बिंदु रहने वाला है उसमें हम जो हमारा पीवाईक्यू पेपर है टीआरई 3.0 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम जो जीएस पार्ट में जो ज्योग्राफिक प्रश्न आए थे, उनका हम एक गहरा एनालिसिस करेंगे। साथ में केवल हिंदी जैसे स्टूडेंट के हिंदी का जो जीएस पार्ट था उसका इस तरीके से मैं 2-3 वर्ग का 2-3 सब्जेक्ट का अलग-अलग लूँगा। उस सब में मैं देखूँगा कि क्या ज्योग्राफी के कैसे प्रश्न रहे हैं। इसके पहले वीडियो शुरू करें तो हम थोड़ा-सा आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि मेरा नाम है विभांशु और मेरा इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिसमें मेरा रोल नंबर था 501148 और इसमें मेरा जो है 6 टू 8 वर्ग में मेरा चयन हुआ है और मेरी जो रैंक रही है 487 रैंक रही है। मैं इसलिए ये बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जिससे आपको जो है मन में कोई संशय न रहे कि मैं आपको कोई जानकारी गलत दूँ क्योंकि ये मेरा भी अनुभव जुड़ा है और इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा सही से सही जो जानकारी हो वो आपको उपलब्ध कराऊँ। तो सीधा ये चलते हैं वीडियो पे। बाकी यही है कि मैंने हर सब्जेक्ट का इस तरीके से हर पार्ट का करंट अफेयर सबका मैंने बता दिया किस-किस तरीके से पढ़ना है। तो आप चाहेंगे तो इस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल आज हम चलते हैं जीएस के ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे और देखते हैं कि प्रश्न का नेचर कैसे रहा है। हम प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम ये समझेंगे प्रश्न का नेचर कैसा रहा है। तो ये आपका जीएस का पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल सिटी का। अब एक-एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, जहाँ-जहाँ ज्योग्राफिक प्रश्न आए हुए होते हैं। मैं ये सभी प्रश्नों को वैसे करवा चुका हूँ। अब ये जो पहला प्रश्न है, कि कौन-सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? अब आप याद रखिए जो सबसे ज़रूरी जब आप ज्योग्राफ़ी जब पढ़ें, तो पहला चीज़ तो आप जो इंडियन मैप होता है, इंडियन मैप की अच्छे से आपको पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो केवल और केवल इंडियन मैप से आएँगे। इसमें क्या रहेगा, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, उनसे कौन-कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, किसकी लंबाई कितनी है, नदियाँ पड़ोसी देशों से कौन इसमें आके एंटर करती हैं या यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि जो खनिज संसाधन हो गया इंडिया में कौन लोकेशन पे कहाँ सब ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इंडियन मैप का जो पूरा ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो इंडियन मैप का आपके पास एक गहरा अनुभव होना चाहिए, तो इंडियन मैप को अच्छे से आप जो है तैयार कर लें। अब इस प्रश्न का नेचर देखते से ये साफ-साफ है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो साफ-साफ देखते हैं ये केवल फैक्ट है, कोई एक डाटा टाइप क्वेश्चन है कि सीधा-सीधा कि कौन सी नदी सीमा बनाती है, कितनी लंबाई होती है और कहाँ पे एंटर करती है, कहाँ पे उद्गम होता है। तो ऐसे प्रश्न जब आप कभी वनडे, एसएससी, बैंक, रेलवे की एग्ज़ाम तैयारी करते थे, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न आते थे। आपने ऐसे ही पढ़े होंगे, ऐसे ही नोट्स बनाए होंगे। कभी भी पुलिस की तैयारी, एसएससी, बैंक, रेलवे तो आपने ऐसे ही नोट्स बनाया है। तो कुल मिला के आपको जो नोट्स हैं 1-2 क्वेश्चन को और हम थोड़ा-सा देखते हैं। तो ये आप हम देख सकते हैं कि ये फैक्ट बेस पे ये क्वेश्चन आ गया था। ऐसे ही थोड़ा-सा और कुछ प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पहला प्रश्न हो गया था। अब ये जो दूसरा प्रश्न ये आया
कि बताइए झारखंड का घाटशिला जो किस खनिज उत्पादन में प्रसिद्ध है। अब आप जब कभी वनडे एग्जाम तैयारी किए होंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा जब खनिज उत्पादन वाला चैप्टर आया होगा, तो आप देखे होंगे उसमें सीधा से लिखा है कि कौन से राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है, किसकी कौन उत्पादक क्षमता में ज़्यादा आगे है, कौन रिस्टोर क्षमता में सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक, इसी तरीके से आपको जो है हर स्टेट के बारे में बताया जाता है कि इस स्टेट में यहाँ पे जो है इस खनिज, इस मिनरल्स का जो है एक खनिज भंडार है। तो इस तरीके से ये भी क्या है आपका फैक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो आपने वनडे एग्जाम में पढ़ा हो। तो 2 प्रश्न हम देखें कि फैक्ट से ही आ गया। इसी तरीके से थोड़ा-सा और आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे अगर प्रश्न देखेंगे ये, कि बताइए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणों के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अब जब आप कभी पढ़े होंगे वनडे में तो उसमें कुछ सम्मेलन आएँगे जैसे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा, जलवायु सम्मेलन कब होता है और उसी तरीके से ओज़ोन सम्मेलन कहाँ होता है और अलग-अलग तरीके से सम्मेलन के बारे में आपको जो है अब उसमें आपको आपने पढ़ा होगा। तो ये देखें ये भी कौन से बेस पे होगा, ये भी फैक्ट बेस है, यानी इसमें भी कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। तो ये 3 प्रश्न हो गए। अब देखें कि 3 प्रश्न आपका बिल्कुल फैक्ट से आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ भी वही मैंगनीज़ का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब आप जब देखेंगे खनिज वाले में, तो खनिज और उत्पादन ज्योग्राफी में तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये वहाँ पे आप पढ़ाया जाएगा कि जब कहवा होता है इसका यूज़ क्या होता है, मैंगनीज़ का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ सबसे कम होता है, भंडारण क्षमता किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, इसका उपयोग क्या होता है। तो वहाँ जैसे आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चारों क्वेश्चन हम देखें कि बिल्कुल आपका फैक्ट से रिलेटेड था, ना कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने देख लिया 4 क्वेश्चन इस तरीके से, इसका नेचर क्या है, केवल फैक्चुअल है। ठीक इसी तरीके से और थोड़ा-सा हम आगे जानेंगे तो अ, और आगे बढ़ेंगे तो और जो आगे प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ये वाला थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे मिक्स देता है, जो प्रश्न होता है मूल प्रश्न हो गए आपके एग्जाम में तो वहाँ पे ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूली परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? और ये भी क्या है, ये भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कोई डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ भी आपका क्या दिया है, बिल्कुल फैक्ट वाइज़ दिया है। फैक्ट वाइज़ आपको बिल्कुल चीज़ें दिया है। तो ये भी प्रश्न क्या है, फैक्ट वाइज़ है। तो हम देखें 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक? इस तरीके से आप और देखेंगे कुछ प्रश्न, ये वाला। अब ये करंट अफेयर से भी आ जाता है, आपका जो है मैच हो जाता है और आपका ज्योग्राफी से भी मैच हो जाता है। तो ये दोनों प्रश्न मान लेते हैं, ये कॉमन प्रश्न हो गया, तो हालाँकि इसके बारे में नहीं कुछ कहेंगे। तो देख रहे हैं कि हम अगर 8 प्रश्न में कम से कम मैं देख रहा हूँ कि 6 प्रश्न ज्योग्राफी से आए थे, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के 10 प्रश्न आ गए थे, जो बढ़ गए थे। 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी करंट अफेयर में शामिल हो गए थे। तो 6 प्रश्न हमने देखा कि 6 प्रश्न में 6 प्रश्न जो थे, ये पूरी तरीके से फैक्ट बेस्ड थे। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? इससे मैं आपको इसके सहारे बताना क्या चाहता हूँ? इसके सहारे मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो है या फिर आज यदि हम ये देखें कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं फैक्ट से होते हैं। अब आप कभी भी यदि वनडे एग्ज़ाम का कभी नोट्स बनाए हैं, वनडे एग्ज़ाम का कभी आपने नोट्स बनाया है एसएससी बैंक रेलवे जब पढ़े होंगे ज्योग्राफिक बनाए होंगे या पुलिस की कभी आपने तैयारी की होगी या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो आपका जो भी नोट्स होगा वो पूरा जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पूरा फैक्ट वाइज़ ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक? पूरा फैक्ट ही उसमें डाटा वगैरह होता है, कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होता है। तो कुल मिला के आपका जो नोट्स है उसी को एक बार अच्छे से एक-एक चीज़ उसमें एक-एक चीज़ बिल्कुल से उससे रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से उसे तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक? और यदि आपके पास समय बचता है और आप चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना चाहते, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक जैसे कि एनसीईआरटी सार जो आपके पास बुक रहेगी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का एनसीईआरटी रहेगा या साइंस का एनसीईआरटी सार रहता है, उस नोट्स में जाएँ और जो-जो भी वन लाइनर रहेगा कॉन्सेप्चुअल चीज़, उसे एक अंतिम बार आप पढ़ लीजिए, आपका बिल्कुल काम बन जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए यही है कि आपने पहले कोई नोट्स बनाया, पहले किसी तैयारी करना है, तो उसी नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने पैड बैच लिया है इस बार टीआरई 4.0 तब तो कोई गंदी बात नहीं है, तब तो ठीक है आपका जो है क्या कहते हैं, जो पैड बैच होगा उसी की पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपने खुद से ये अगर चाहते हैं कि आप जीएस तैयार करें और ज्योग्राफी, तो जो भी आपके पिछला कोई नोट्स हो या कोई किताब हो, उसी को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। साथ में अंतिम समय 10-15 दिन आप क्या करिए, ज्योग्राफी सार की कोई किताब ले लीजिए, अलग से नहीं, उसी में जो कंबाइंड्स आती हैं और उसी के जो सार हैं, उसी को वन लाइनर आपको अच्छे से कर लीजिए, आपका ज्योग्राफी काम बन जाएगा। इसी तरीके से मैं अगला और
वीडियो में पीवाईक्यू प्रश्न आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा अगले 6 to 8 के और किसी सब्जेक्ट में, उसमें जो जीएस की ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पार्ट होंगे उसमें भी लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये इस वीडियो को यहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं किसी और फिर पीवाईक्यू का और इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ कि उसका नेचर क्या होता है, अन्य कोई सब्जेक्ट वर्क का जो है पीवाईक्यू पेपर लाकर, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। और इसी तरह अगर आपको इसी तरीके से 4.0 में यदि आप भी अपेयरिंग है स्टूडेंट, यदि आप अभ्यर्थी हैं और आप बैठने की आप भी थोड़ी सी चाह रखते हैं और चाहते हैं आपको इसी तरीके से आपको जो है मैं थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ लगातार, तो आप जो इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हम भी क्या होते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर भी डिमोटिवेशन का भाव बना रहा था। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइए और जो भी आपके अंदर संशय आए आप जरूर कमेंट करिए। सुनने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो देखते हैं, धन्यवाद।